आरपीएससी ने सीनियर टीचर्स के एग्जाम लिए 2016-17 में, और उन 2016-17 के परीक्षाओं में जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे के सीधे उठाए गए एचटेट 2018 और 19 में। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि बाहरी राज्यों के परीक्षाओं से हमारे हरियाणा में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एचटेट के लिए। तो आरपीएससी ने बाद में भी परीक्षाएं ली हैं, तो उनके भी पेडागोजी के क्वेश्चंस एचटेट में दोबारा रिपीट हो सकते हैं। हम जो भी आरपीएससी के टीचिंग से संबंधित पेपर्स हैं उनका पेडागोजी सेक्शन है उनको उठा रहे हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं, ताकि भविष्य में एचटेट में अगर उनमें से फिर रिपीट होते हैं तो आपको मदद मिल सके। आइए देखते हैं। हम जो पहला प्रश्न पत्र उठा रहे हैं वह है सीनियर टीचर 2016 का क्वेश्चन पेपर है जो 1 मई 2017 को हुआ था। आरपीएससी का पेपर है ये। इसकी पेडागोजी सेक्शन है वो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, यानी जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो हम 100 मान के चलते हैं, यानी 100 से कम है, या हम ये कहें कि 2/3 है, यानी हम ये माने कि 3/4 है। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अगर 12 वर्षीय सोहन है और 12 वर्षीय ही इसकी मानसिक आयु होती तो बुद्धि 100 होती। तो अब बुद्धि लब्धि कम है तो इसकी मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु कम होगी। फिजिकल 12 है तो मानसिक आयु कम होनी चाहिए। कम कितनी होनी चाहिए? ये 3/4 है तो 3/4 होना चाहिए 12 का, यानी एक्चुअल में राइट आंसर होगा हमारा 9। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने थे, जिन्होंने बुद्धि का सबसे पहला टेस्ट बनाया था, बिने साइमन टेस्ट 1905 में, और मेंटल एज का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। इसके बाद आते हैं, क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया ये एक डेफिनेशन है, ये लर्निंग की डेफिनेशन है वुडवर्थ की। इसके बाद आते हैं निम्न में से कौन एसआर अधिगम यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो लर्निंग थ्योरीज हैं उनसे संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक ने शुरुआत की थी एसआर थ्योरीज की। स्किनर भी इसी थ्योरी का साथी है। कई बार बोलते हैं कि ये आरएस है, आरएस है तो भी एसआर का रिलेशनशिप तो है ही। पेवलोव भी एसआर थ्योरी का है। ब्रूनर है वो इसका नहीं है, इसकी डिस्कवरी लर्निंग और कोग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी आई थी, तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रूनर। उसके बाद है कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, मोटिवेशन का कंपोनेंट नहीं है? आवश्यकताएं शुरुआत होती है, आवश्यकता से ही मोटिवेशन की शुरुआत होती है। रोट मेमोरी इसका घटक नहीं है। ड्राइव है वो नीड से शुरू होता है और प्रोत्साहन भी इसका हिस्सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा रोट मेमोरी है वो इसका पार्ट नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? यानी एक पर्सन से दूसरा आदमी है, एक आदमी से दूसरा व्यक्ति है, वो अलग होता है किसी न किसी वजह से। हो सकता है वो शक्ल की वजह से, रंग की वजह से, आंखों की वजह से, वजन, हाइट, या बोलने के तरीके, पढ़ाई से, किसी भी तरह से अलग हो सकता है। तो वो अलग किस किस तरह से हो सकता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते ही हैं, यानी इनसे तो हो ही सकता है। परिपक्वता और निर्देशन, मैच्योरिटी के हिसाब से भी डिफरेंस हो सकता है, किसी की मैच्योरिटी पहले आती है, किसी की बाद में आती है, तो ये भी डिफर कर सकता है। गाइडेंस एक बाहरी तत्व है, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का कोई कारण नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर होगा गाइडेंस। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने जो दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था, और उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। इसने कहा था कि हम ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, दूसरों को देख के कॉपी करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यानी टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। स्किनर की डेफिनेशन है ये। इसके बाद आते हैं मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, यहां पे आता है अप्लाइड ब्रांच। अप्लाइड साइकोलॉजी है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कहा जाता है। एक नई चीज और भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एक्शन रिसर्च भी आती है। एक्शन रिसर्च भी अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, साइकोलॉजी लैब की थी, विलियम वुड ने सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके बाद आते हैं टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व को मापा नहीं जाता? तो जो क्रिएटिविटी है उसमें 3 चीज मुख्यतः मापी जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी। ये तीनों चीजें मापी जाती हैं, ये इसके टेस्ट में शामिल हैं। रीजनिंग इसमें शामिल नहीं होती। इसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है? स्प्रेंजर ने 6 टाइप दिए थे पर्सनैलिटी के। थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिकल है,
एस्थेटिक है, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। ये 6 दिए थे, बार बार पूछा गया है, एस्थेट में भी आ चुका है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? एथलेटिक इसमें नहीं है, तो हमारा राइट आंसर एथलेटिक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? यानी जो टेट दिया गया था, प्रोजेक्टिव टेक्निक थी पर्सनैलिटी असेसमेंट की, मुरे एंड मॉर्गन ने दी थी। इंक ब्लोट दिया था हरमन रोस्चा ने, लियोपर्ड बेलाक दिया था कैट ने, और हाल्जमैन का मैंने सुना नहीं है कोई। इसके बाद आते हैं अच्छे समायोजन की, यानी एडजस्टमेंट अच्छा है तो कौन सी चीज होनी चाहिए? टॉलरेंस होनी चाहिए, पहली चीज यही है। आत्मविश्वास में कम होगा तो नहीं होगा समायोजन, संवेगात्मक अस्थिरता होगी तो भी नहीं होगा, और अनियमित दिनचर्या होगी तो भी नहीं होगा। यानी हमारा राइट आंसर यही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट सुपीरियर है, सॉरी वेरी सुपीरियर है, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो टर्मन की ये कैटेगरी मैंने इधर डाल रखी है, आप इसको बार बार देख लें, बहुत बार पूछा जाता है कि 140 और उससे अबोव हैं तो वेरी सुपीरियर माने जाते हैं, और क्वेश्चन हमारा यही है, यानी जो पहला है राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा। इसके बाद आते हैं ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है। ब्रिजेस ने इमोशनल डेवलपमेंट का एक चार्ट बनाया था, जिसमें ये बताया था कि बच्चा जन्म से ही उसमें इमोशंस होते हैं। एक्साइटमेंट पहला इमोशन होता है, उसके बाद उसके पार्ट हो जाते हैं। तो एक्साइटमेंट को इसने बोला कि एक्साइटमेंट है वो किस चीज का पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसके बाद है बुद्धि का द्विकारक, यानी 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बाद आते हैं निम्न में से अभिप्रति मापन की विधि नहीं है, यानी एटीट्यूड मेजरमेंट की विधि नहीं है। कौन सी? लिकर्ट स्केल है, वो एटीट्यूड का बेस्ट स्केल माना गया है। ऑसगुड है, ये भी एटीट्यूड मापक है। बोसगार्ड सोशल डिस्टेंस है, ये भी एटीट्यूड का ही मापक है। इमोशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, यानी ये इमोशंस को इमोशनल डेवलपमेंट को मापता है और कुछ नहीं, या इमोशनल क्वोशेंट को मापता है। कौन सा? रुचि का पहलू नहीं है, यानी इंटरेस्ट का पहलू नहीं है। इंटरेस्ट के 3 पहलू हैं मुख्य तौर पे, नोविंग, फीलिंग और विलिंग। ये 3 मुख्य पहलू हैं, मूवमेंट इसका पहलू है ही नहीं। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। समायोजन का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा अलग से चैप्टर है, उसको वीडियो में देख सकते हैं आप। क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारी ईगो 2 रास्ते निकालती है। एक तो ये है कि समस्या को सीधा का सीधा समाधान कर दिया जाए, जिसको डायरेक्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, और दूसरा ये है समाधान करने के बजाय ईगो को बचाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाएं। तो अगर समाधान निकाला जाता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और बाकी सारे के सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो बाधा निराकरण है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही पूछा गया है। इस पार्ट में यही 20 क्वेश्चंस थे। अगले पार्ट के 20 क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।